हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो ब्रेन। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जिनका 25 फरवरी को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो आज मैं सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट ब्रीफली हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला यूनिट रहता है हमारा इलेक्ट्रो, ये सोल्यूशन रहता है। ठीक है, कौन सा रहता है? सोल्यूशन, जो आपका 7 मार्क्स का। तो पैटर्न पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इसमें आपको रहते हैं 10 MCQ रहते हैं। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट रहते हैं 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो वो रहता है आपका 18 मार्क्स। फिर आपके 9 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट टाइप, जो आपके 3 नंबर का एक होता है, तो ये 27 मार्क्स यहाँ से आपके। और उसके बाद रहते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 5 × 3 = 15 मार्क्स के ये रहते हैं आपको। और जो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको चॉइस होती है। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपको, सबसे पहले आपको हाई वेटेज वाले यूनिट्स देखने हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपका, ये आता है आपका सोल्यूशन में से। किसमें आता है? सोल्यूशन में से। इसमें आपको चॉइस होगी। तो इसमें सबसे पहले रहता है आपको कि कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफाइन कंसंट्रेशन। और आपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें कुछ टर्म्स हैं आपकी, जैसे आपकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी पता होनी चाहिए आपको, मोलैलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके यूनिट्स पता होने चाहिए आपको। मोलैलिटी का यूनिट्स पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद आपका नॉर्मेलिटी रहता है। उसके बाद आपका मोल फ्रिक्शन रहता है। उसके बाद आपका रहता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये आपकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो रहता है वो रहता है आपका, कोलागेटिव प्रॉपर्टीज। आपको आ सकता है डिफाइन कोलागेटिव, डिफाइन करने के लिए आ सकती है कोलागेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफाइन करो। और उसके बाद आपको कोई एक कोलागेटिव प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। जैसे आपकी सबसे पहले आती है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है आपको मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। एक मेथड होता है हमारे पास, बार्कले एंड हर्टले मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें मेथड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकले एंड हार्टले मेथड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें रोड्स लॉ। रोड्स लॉ, डिफाइन रोड्स लॉ। रोड्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि रोड्स लॉ को एक्सप्लेन करो वोलाटाइल के लिए और नॉन वोलाटाइल के लिए, नॉन वोलाटाइल के लिए। ठीक है, आ सकता है आपको एग्जाम में। और नॉन वोलाटाइल के लिए रोड्स लॉ और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर आए या तो रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल आए, तो आपको सेम ही डालना है वहां पे, क्योंकि जो नॉन वोलाटाइल होते हैं वो आसानी से वेपर नहीं बनाते हैं, आसानी से वेपर्स नहीं बनाते हैं। नॉन वोलाटाइल जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, आसानी से वेपर नहीं बनाते। जो वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास, कम होगा। तो उसको ही बोलते हैं हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना ड्यू टू नॉन वोलाटाइल सल्यूट की, जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं किसी भी सोल्यूशन में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें वांट ऑफ फैक्टर आपने बताना है, और इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हमारे जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सोल्यूशन में से। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें आपको एक 5 नंबर का आएगा और 2 MCQs आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहने वाला है, उसके बाद है आपका, उसके बाद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड
नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में आप इनकी एग्जांपल्स भी कर लेना आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। और नॉन आइडियल आपने दो केस करने शो इसके, केस वन होता है इसका पॉजिटिव डिविएशन और केस टू होता है इसका नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। ये दोनों करने हैं आपने, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। बस यही आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है सोल्यूशन में से, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सेकंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, वो आता है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, ठीक है। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी और उसका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 5 मार्क्स का। फिर आता है इसका कोलराश लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। कोलराश लॉ और उसकी एप्लीकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ड्राई सेल के मतलब ड्राई सेल पता होना चाहिए आपको, कैसे काम करता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसकी ड्राई सेल की, कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका फिर आता है इसमें आपका फ्यूल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ्यूल सेल, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें क्रोजन, क्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके मेथड ऑफ प्रिवेंशन करने हैं आपने, क्रोजन क्या होता है इसकी डेफिनेशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से मेथड होते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कैथोडिक एंड एनोडिक बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेथड ऑफ प्रिवेंशन इसमें, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्रोजन का मैकेनिज्म क्या होता है, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम में। फ्यूल सेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने बता दिया आपको। ड्राई सेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, साल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। नेक्स्ट रहता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या रहता है आपको, जो रेट ऑफ फ्रैक्शन डिफाइन क्या होती है, रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। और उस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फ्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको आ सकता है रेट लॉ डिफाइन करो और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो, ठीक है। रेट लॉ और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो, ठीक है। और फिर आता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलिटी ऑफ फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, डिफरेंस उनमें, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एंड दूसरा रहता है आपका मॉलिक्यूलिटी ऑफ फ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पता होना चाहिए आपको। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन हमारे केमिकल काइनेटिक्स में से, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेस मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपने एग्जाम में के लिए। केमिकल काइनेटिक्स में आपको अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए आपको, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूलिटी ऑफ फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और आपको यूनिट्स पता होने चाहिए, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए, जैसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, बस यही रहने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स में से। नेक्स्ट रहता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं वो जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अलाय फॉर्मेशन, ये तीन प्रॉपर्टी पता
होनी चाहिए आपको, कलर्ड आयन क्यों शो करते हैं, और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और तीसरा अलाइ फॉर्मेशन, ठीक है। और आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें कंपाउंड रहते हैं, ये रहते हैं हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होती है और इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से। नेक्स्ट जो रहता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता होना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पता होना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सबसे पहले आपको डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। फिर रहता है आपका, फिर क्या आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे लीगेंड क्या होते हैं, ठीक है ना, लीगेंड डिफाइंड लीगेंड आ सकता है, टाइप्स इसकी होती है हमारे पास, ठीक है ना। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास अडीटा, EDTA, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको एग्जाम में, इथाइलिन डायमैन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमैन टेट्रा एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको अडीटा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अडीटा, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका। और फिर आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है ना, ये कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं एग्जाम में, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अडीटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आयोपेक नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देख के जाना, आयोपेक नॉमेनक्लेचर में से क्वेश्चन आता है यहाँ से आपको, ठीक है। और फिर रहता है आपका आइसोमरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, आइसोमरिज्म एक्सप्लेन पूरा, इसमें टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म होती है हमारे पास, एक तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, एक तो स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में भी हमारी टाइप्स होती है हमारे पास, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, इसकी टाइप्स हैं वो भी देख लेना, ठीक है ना, आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और उसके बाद आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जैसे हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए, और बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ पे यूज़ करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इनकी एप्लीकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में आ सकते हैं हमारे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आपका क्या आएगा, टर्म्स तो सभी कर लेना ना, जो भी टर्म्स होंगी ना, फर्स्ट जो स्टार्टिंग से ही टर्म्स आती हैं डिफाइन जो भी, और उनकी एग्जांपल्स एक एक करके जाना, ठीक है। लीगेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो टर्म्स है हमारा डेंटिसिटी क्या होता है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है आपका हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स, ठीक है। इसमें आपको 6 मार्क्स का कुछ की वेटेज रहती है इसमें, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसे होता है, पोलर नेचर होता है हमारा, ये बताना है आपने क्यों होता है, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमारे पास SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी आपने क्या करना है, SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमारे पास, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें हेलो एल्केन को कैसे मतलब हेलो एल्केन की आपने केमिकल रिएक्शंस करनी है, क्या करनी है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं जितनी भी मोस्ट केमिकल रिएक्शन करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। केमिकल जैसे हम इथाइल क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल में कैसे करेंगे, इथॉक्सी इथेन में कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन आ सकती है, केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख के जाना है इसको, ठीक है। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस। सेकंड रहता है आपका हेलोरीन्स की प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो भी हमारी नेमिंग रिएक्शन होंगी, जो भी नेमिंग रिएक्शन होंगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो होंगी,
ठीक है, नेमिंग रिएक्शन करके जाना, जो जो नेमिंग रिएक्शन से करके जाना इसमें, ठीक है। हेलोरीन्स में है नेमिंग रिएक्शन, सेंडमीर रिएक्शन वगैरह जो भी है हमारे पास वो करके जाना, नेमिंग रिएक्शन जो हमारी हेलोरीन में रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद रहता है आपका, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ, ये करके जाना आप, डीडीटी, फिरान और डाइक्लोरोमीथेन, ये आपको यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट करके जाना है इनके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम में हमारे हेलोल्केन एंड हेलोरीन में से। और हेलोल्केन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए आपको, जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हेलोल्केन एंड हेलोरीन के। फिर आता है आपका एल्कोहल एंड फिनोल ईथर, ठीक है। इसमें आपको 6 मार्क्स का वेटेज रहता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, अल्कोहल को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। इसमें आपको 2 टेस्ट होते हैं, एक तो आपको आता है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, उसमें आपको ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ल्यूकास रिएजेंट का पता होना चाहिए आपको क्या होता है। फिर आता है आपका विक्टर मायर टेस्ट, फर्स्ट आता है ल्यूकास टेस्ट, दूसरा आता है आपका विक्टर मायर टेस्ट, विक्टर मायर टेस्ट। ये 2 टेस्ट आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है। ये 2 टेस्ट, विक्टर मायर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म बताना है आपने, मतलब एल्कोहल में से वाटर को लॉस करवाना है आपने, ठीक है ना, एल्कीन बनेगी आपकी, आपने मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, कैसे प्रिपेयर करते हैं फिनोल को हम, ठीक है। फिर आपने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्कोहल की और फिनोल की दोनों की करके जाना है, एल्कोहल की और फिनोल की एसिडिटी, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है ये भी पता होना चाहिए कि एल्कोहल में और फिनोल में एसिडिक ज़्यादा कौन सा होता है। तो फिनोल होता है क्योंकि ये स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है H पॉजिटिव को लूज करने के बाद, इसलिए हमारा जो फिनोल होता है ज़्यादा एसिडिक होता है। इसमें जो एल्कोहल में हमारा क्या बनता है, एल्कोहल में हमारा एल्कोक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। फिनोल में जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन बनता है उसके कारण वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, और एल्कोहल वर्सेस फिनोल में आपको एसिडिटी का पता होना चाहिए कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहता है। फिर आपका नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है ईथर, ईथर में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोहल फिनोल और ईथर में से रहने वाला है आपका, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो तीसरा, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आर में आएगा क्वेश्चन, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से आएगा 5 नंबर का, या तो एल्डिहाइड कीटोन में, आर में आएगा, एक इसमें से आएगा एल्डिहाइड कीटोन, एक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक भी कर लो तो चलेगा। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर पता होना चाहिए, ठीक है, और कैसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए आपको, कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसका देखना है आपने केमिकल प्रॉपर्टीज, बस कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना ही, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये चीज 3 चीजें देखनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद जो नेमिंग रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन में हमारी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं वो, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में से जैसे हमारे पास कौन सी आ गई, एल्डोल कंडेंसेशन, याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूँ मैं आपको। एल्डोल कंडेंसेशन देख के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉस एल्डल, क्रॉस एल्डल, रोजनमंड, रोजनमंड स्टिफन, स्टिफन, डिकार्बोक्सिलेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। एल्डल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डल, रोजनमंड, स्टेफन, डिकार्बोक्सिलेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शंस रहने वाली हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में से। और आपने इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करने हैं, एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करने हैं और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, बस यही रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका इसमें। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो देखो इसमें क्या रहने वाला है आपका इंपॉर्टेंट,
देखो इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको अमाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, अमाइंस, ठीक है। इस मतलब ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनमें जो नेमिंग रिएक्शन जो भी आएंगी, नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शन जरूरी करनी है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो नेमिंग रिएक्शन आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री माइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं इनको, ठीक है। ये पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी माइन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका इधर से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आता है आपको डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट में आपको पता होना चाहिए डाइजोटेशन क्या होती है, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। डाइजोटेशन इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको, डाइजोटेशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। डाइजोटेशन क्या होती है, डाइजोटेशन ये होती है कि जब हम क्या करते हैं डाइजोनियम साल्ट को कैसे बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं डाइजोटेशन। एनिलीन में से कैसे डाइजोनियम साल्ट को बनाते हैं हम, ठीक है, उसको डाइजोटेशन बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको इसमें, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस पता होना चाहिए आपको, डाइजोनियम साल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कर लेना, बस इसमें इतना ही करना है आपने। डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाते हैं उसका मैकेनिज्म और केमिकल रिएक्शन कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बस इतना ही है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में रहता है आपका बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल में पता ही आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डिफाइन, और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस करनी है आपने, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन किसकी, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है आपने, ठीक है। और फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिफाइन प्रोटीन आ सकता है आपको, ठीक है। प्रोटीन को डिफाइन करो और उसकी क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई प्रोटीन, कैसे करते हैं उसको, उसको ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पता होना चाहिए आपको अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड की कुछ एग्जांपल पता होने चाहिए, एक दो आपको दो तीन एग्जांपल पता होनी चाहिए आपको, 2-3 एग्जांपल कर लेना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, बनता कैसे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, बनता कैसे है, पता है आपको। अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं आपस में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आएगा, होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशंस और पता होने चाहिए कि लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस ही करना है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और एग्जांपल पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। हार्मोन फंक्शंस पता होना चाहिए, डेफिनेशन और फंक्शन, एंजाइम क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं उसके, लिपिड्स क्या होता है उसका फंक्शन क्या होते हैं, हार्मोन्स उनके फंक्शन, बस इतना ही करना है आपने। फिर आपने प्यूरिन और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्यूरिन पायरिमिडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए आरएनए छोड़ो, एंजाइम उसके फंक्शन, हार्मोन उसके फंक्शन पता होना चाहिए आपको, प्रोटीन उसकी क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लास्ट में रहता है आपका विटामिन, विटामिन इधर से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही है, विटामिन क्या होती है और उसको क्लासिफिकेशन, डिफाइन विटामिन और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। और पता होना चाहिए आपको विटामिन ए डी ई के इनके सोर्स क्या रहते हैं और इनके कमी के कारण कौन सी डेफिशिएंसी, ये एक चार्ट है, टेबल है पूरा एक, ठीक है ना, उस टेबल को याद करके जाना। उन मतलब केमिकल नेम पता होना चाहिए, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन मिलती है वो, और उसकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उस पर वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।